नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले जा रहे हैं भूटान। भारत का सबसे विश्वसनीय पड़ोसी और मित्र देश है भूटान। और अगर आप सड़क मार्ग से भूटान जाना चाहते हैं तो आपको पश्चिम बंगाल के सीमांत शहर जयगांव से भूटान में प्रवेश करना होगा। जयगांव से लगा हुआ भूटान का पहला शहर है फुंटसोलिंग। फुंटसोलिंग में भूटान में प्रवेश की औपचारिकताएं और कागजी कार्रवाई पूरी करनी होती है और इसके बाद फुंटसोलिंग से हम जाते हैं भूटान की राजधानी थिम्पू की ओर, जो लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग से इस यात्रा में लगभग 6 घंटे का समय लगता है और भारत के नागरिकों को भूटान जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भूटान जाने के लिए आपके पास भारत का मतदाता पहचान पत्र होना आवश्यक है, जिससे कि आप भारत की नागरिकता को साबित कर सकें। भूटान में आपको थिम्पू और पारो में यात्रा की अनुमति दी जाती है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे सीमावर्ती स्थान हैं। यदि आप उन स्थानों पर जाना चाहते हैं तो आपको विशेष अनुमति लेनी होती है। कहा जाता है कि भूटान संस्कृत भाषा के शब्द भू उत्थान से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऊंची भूमि। दूसरे मत के अनुसार भूटांत यानी भोट का अंत अर्थात तिब्बत का अंत शब्द का बिगड़वा स्वरूप ही भूटान है। 47,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भूटान एक छोटा सा देश है और 2017 की जनगणना के अनुसार भूटान की जनसंख्या 8 लाख से थोड़ा सा ज्यादा है। भूटान ने 17वीं सदी के अंत में बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था और भूटान विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां आज भी राजतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था कायम है। भूटान का राज प्रमुख राजा अर्थात द्रुक ग्यालपो होता है। वर्तमान राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक हैं और राजा का पद वंशानुगत है, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बन सकता है। लेकिन भूटान की संसद सोगुडू 2/3 बहुमत से राजा को हटा भी सकती है। भूटान भारत और चीन के बीच बसा एक छोटा सा पर्वतीय प्रदेश है। भूटान के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में सिक्किम और पश्चिम बंगाल, दक्षिण में असम और उत्तर में चीन स्थित है। विश्व की सबसे छोटी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भूटान को दुनिया के सर्वाधिक खुशहाल देशों की श्रेणी में भी रखा जाता है। कृषि, वन, पनबिजली से भूटान की आय का 75% भाग आता है और भारत भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी है। भूटान की मुद्रा डुल्ट्रम है, जिसका मूल्य भारत के रुपये के बराबर ही है, यानी कि भारत का रुपया भूटान के बाजार में ठीक वैसे ही चलता है जैसे कि भारत में। भूटान का सबसे बड़ा शहर थिम्पू है। थिम्पू ही भूटान की राजधानी भी है। थिम्पू की आबादी लगभग 50,000 है और अब थिम्पू का आकार लगातार बढ़ रहा है। बहुमंजिला इमारतें, शॉपिंग मॉल, इन सब की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भूटान में प्रवेश करने के बाद आपको हर जगह एक ही शैली में निर्मित रंग बिरंगे भवन दिखाई देते हैं। भूटानी कानून के अनुसार प्रत्येक इमारत को बाहर से भूटानी स्थापत्य कला के अनुसार ही बनाना पड़ता है, इसलिए ये रंग बिरंगी इमारतें एक रूप होते हुए भी बहुत सुंदर दिखाई पड़ती हैं। और भूकंप से बचाव को ध्यान में रखते हुए भूटान में अधिकतम 5 मंजिला इमारतें बनाने की ही अनुमति दी जाती है। थिम्पू दुनिया की चौथी सबसे ऊंची राजधानी है, जो 2248 मीटर से 2648 मीटर की ऊंचाई पर बसी हुई है। भूटान की प्राचीन राजधानी पुनाखा थी। 1961 में रैडक नदी के किनारे बसे थिम्पू को भूटान की नई राजधानी बनाया गया है। थिम्पू को भूटान में बांगचू या थिम्पूचू के नाम से भी जाना जाता है। इस वक्त आप थिम्पू की सड़कें देख रहे हैं। सड़क के दोनों ओर ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि थिम्पू अब विकास की ओर अग्रसर है। जब भी आप भूटान जाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यहाँ आपको भारतीय खाना, खासकर उत्तर भारतीय खाना बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। रोटी यहाँ बहुत मुश्किल से मिलती है और बहुत महंगी भी है। तो आप चाउमीन और दूसरे चाइनीज जो भोजन हैं उन पर यहाँ पर निर्भर रहेंगे। और यहाँ पर अधिकतम जो भोज्य सामग्री है वो चावल की बनी हुई होती है, इसलिए यदि आप चावल खाने के आदी न हो तो उसकी भी आदत डाल लें। और भूटान का स्वाद बहुत ही लाजवाब है, बहुत तीखा है, आपको निश्चित रूप से आनंद आएगा। थिम्पू के बाद भूटान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है पारो। पारो का रास्ता आप देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता है और ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये भारत के सहयोग से भूटान में बनाई गई है। सड़क के किनारे एक नदी है छोटी सी, जिसे हम पारो नदी के नाम से जानते हैं और इसी नदी के नाम पर इस शहर का नाम पारो पड़ा है। वो एक हिंदी फिल्म में गाना याद आता है, यहाँ जाते हुए क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो, क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो, दिल के टुकड़े हो गए हजारों। वाकई पारो बहुत खूबसूरत, बड़ा शांत और बड़ा हरा भरा शहर है। ये कहने को शहर है, अगर भारतीय मानकों के अनुसार देखें तो ये बहुत खूबसूरत एक गांव है। पारो परियों का शहर सा लगता है। छोटी छोटी नदियां, कल कल बहते झरने, खूबसूरत सड़कें, चारों तरफ पहाड़ और आसमान में बादल, ये एक अलग ही नज़ारा प्रस्तुत करते हैं। और भूटान में जब भी आप जाएंगे तो आपको सड़क के किनारे एक ही शैली के भवन मिलेंगे जो बहुत
कलरफुल हैं, रंग बिरंगे हैं और आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पारो में भूटान का एकमात्र हवाई अड्डा है जो दुनिया का सबसे खतरनाक हवाई अड्डा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि इसमें अभी तक कोई दुर्घटना नहीं हुई है। और अब हम इस वक्त पारो के पास पहुंचने वाले हैं। क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो, दिल के टुकड़े हो गए हजारों। अरे क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो, दिल के टुकड़े हो गए हजारों। और ये स्कूली बच्चे जाते हुए अपने स्कूल को, ये जो आप यूनिफॉर्म देख रहे हैं इन बच्चों के शरीर पर, ये भूटान की राष्ट्रीय यूनिफॉर्म है, यानी कि भूटान के सभी नागरिक इसे पहनते हैं और स्कूल के बच्चे भी इसमें शामिल हैं। बहुत भोले भाले छोटे सुंदर से बच्चे एकदम ताजगी का एहसास कराते हैं। और भूटान की शिक्षा व्यवस्था में सरकारी शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान है। प्राइवेट स्कूलों को वहाँ बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है और सभी बड़े बड़े लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं सड़क के नीचे बाईं ओर एक नदी है, पारो नदी। और पारो जाते समय आप ये इस वक्त इस वीडियो में आप देख रहे हैं, ये जो इमारत आपको दिख रही है इसका नाम है रिंगपुंग डेजोंग। ये लकड़ी से बनी भूटानी वास्तुकला की इमारत है। ये एक बौद्ध मठ है। इसे पहले पारो डेजोंग के नाम से जाना जाता था और इसका अर्थ है गहनों का ढेर। पारो के रास्ते में आपको बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे दिखेंगे जिन्हें आप कैमरों में कैद करना न भूलें। और ये आपको एक एयरपोर्ट का नज़ारा, जो पारो एकमात्र इकलौता एयरपोर्ट है भूटान का, प्लेन खड़ा दिख रहा है। भूटान में अधिकतम यातायात सड़क मार्ग से ही होता है, रेलवे यहाँ पर नहीं है। और सड़क मार्ग में रोड पार करने के बहुत अलग से नियम हैं जो भारत में नहीं है। आप जेब्रा क्रॉसिंग देख रहे हैं, इस क्रॉसिंग में जब भी आप गुजरेंगे तो दाएं बाएं से आने वाली गाड़ियाँ आपको देख के खुद ही रुक जाएंगी। ये भूटान में ट्रैफिक का नियम है। यदि वो नहीं रुकती हैं तो उनको जुर्माना देना होगा। जो आदमी पैदल रोड पार कर रहा है उसको रुकने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं गाड़ियाँ खुद ही रुक जा रही हैं। तो ये एक बहुत खास बात है। और इतना छोटा देश है, इतनी कम जनसंख्या है कि सड़कें लगभग खाली रहती हैं। आप देख रहे हैं ये सबसे बड़ा दूसरा शहर है। आप देख रहे हैं ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है पारो। इसके बावजूद यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ही कम है। और ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि बड़ी आसानी से आप यहाँ पर घूम सकते हैं। जैसे कि भारत में सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उस वक्त भी इससे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो भूटान की एक बड़ी खास बात है कि यहाँ पर आपको भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, वायु प्रदूषण नहीं मिलेगा। यहाँ के बड़े शहरों में भी हवा इतनी साफ है कि जितनी भारत के पर्वतीय प्रदेशों में होती होगी। तो पारो के बाद हम आपको पारो के इस वीडियो के बाद हम आपको दिखाएंगे पारो से ऊपर जब हम बढ़ते हैं टाइगर मोनेस्ट्री की तरफ। भूटान में घूमते हुए कई बार ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में ही कहीं घूम रहे हैं। लेकिन भूटान की साफ सफाई, ट्रैफिक व्यवस्था और वहाँ के नागरिकों की चेतना का धरातल बहुत ऊंचा है। भूटान में कोई सब्जी की दुकान हो, होटल हो या रेस्टोरेंट हो, महिलाएं हर जगह आपको कारोबार संभालती हुई नजर आती हैं। पारो से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक पर्वत चोटी पर एक अद्भुत बौद्ध मठ बनाया गया है जिसे टाइगर मोनेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। समुद्र की सतह से लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टाइगर मोनेस्ट्री तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 5.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करनी पड़ती है। अगर आप शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त यानी कि फिट हैं तो आप पैदल भी टाइगर मोनेस्ट्री जा सकते हैं। लेकिन अगर आप फिट नहीं हैं तो आप ये जोखिम न लें और घोड़े पर सवारी करें। पहाड़ में होने के कारण मोनेस्ट्री का मौसम बहुत ठंडा रहता है, इसलिए आप किसी भी मौसम में जाएं, गर्म कपड़े लेकर अवश्य जाएं। अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो घोड़े पर सवार होकर भी टाइगर मोनेस्ट्री की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन घोड़ा आपको लगभग 4 किलोमीटर दूर ही ले जा सकता है। अंतिम 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई आपको तब भी पैदल ही पार करनी होगी। ऊंचाई से पारो घाटी बेहद खूबसूरत नजर आती है। और इस ट्रैकिंग में आपको पानी की बोतल और हल्का नाश्ता हमेशा अपने हैंडबैग में रखना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पर चलते हुए अचानक भूख और प्यास लगने लगती है। 5.5 किलोमीटर की चढ़ाई के पूरे रास्ते में केवल एक ही रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति भूटान सरकार ने दी है। भूटान की इस बात के लिए तारीफ करनी होगी कि पर्यटकों के भारी दबाव के बावजूद उन्होंने अपने नियमों से कोई समझौता नहीं किया है और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया है। हमने भी टाइगर मोनेस्ट्री की यात्रा का कुछ हिस्सा घुड़सवारी का आनंद लेते हुए ही तय किया।
ये एक ऐसा शानदार अनुभव रहा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि वापसी में स्थानीय टूरिस्ट गाइड और घोड़े वाले मिलकर पूरे रास्ते की सफाई करते हुए लौटते हैं और रास्ते में पड़े हुए कचरे और प्लास्टिक की बोतलों को एक बैग में एकत्र करके नीचे लाते हैं। पर्यावरण संरक्षण के महत्व को भूटान के लोगों ने बहुत अच्छी तरह समझा है और पर्यटकों की भीड़ होने के बावजूद पूरे रास्ते में कहीं भी गंदगी देखने को नहीं मिलती है। रास्ते भर आपको साफ सुथरा वातावरण और अच्छी हवा मिलती है। इस समय हम पारो की विश्व प्रसिद्ध टाइगर मोनेस्ट्री के रास्ते पर हैं और रास्ते में लगाई गई रंग बिरंगी झंडियां इस यात्रा के आनंद को कई गुना बढ़ा देती हैं। इन दिलकश नज़ारों पर नजर पड़ते ही रास्ते की थकान न जाने कहाँ गायब हो जाती है। आप इस वीडियो को देखकर निश्चित रूप से महसूस कर रहे होंगे कि यह मोनेस्ट्री और उसका रास्ता बहुत ही आनंदित करने वाला है। टाइगर मोनेस्ट्री से लगभग 1 किलोमीटर पहले एक व्यू पॉइंट बनाया गया है। व्यू पॉइंट ऊंचाई में मठ के बराबर और उसके ठीक सामने है, इसीलिए इस व्यू पॉइंट से मठ की सबसे शानदार तस्वीरें ली जा सकती हैं। यहाँ पहुंचकर बड़ा ही सुखद एहसास होता है। इस व्यू पॉइंट के बाद मठ तक पहुंचने के लिए एक बार फिर से नीचे की ओर उतरना होता है और उतरने के लिए सुविधाजनक सीढ़ियां बनी हुई हैं। लगभग 500 सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद करीब 150 सीढ़ियां ऊपर की ओर चढ़नी पड़ती हैं और इस तरह व्यू पॉइंट से लगभग 750 सीढ़ियां पार करने के बाद अंततः आप टाइगर मोनेस्ट्री पहुंच जाते हैं। 3200 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी चट्टान के बीच बनी इस मोनेस्ट्री को देखकर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है कि ऐसी खतरनाक जगह पर इतनी बड़ी इमारत भी बनाई जा सकती है। मठ के अंदर मोबाइल और कैमरा ले जाना सख्त मना है। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि आखिर टाइगर मोनेस्ट्री बनी कैसे। भूटान में प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार इस मठ की जगह पर 8वीं सदी में भगवान पद्मसंभव ने तपस्या की थी। पहाड़ी की कगार पर बनी एक गुफा में रहने वाले राक्षस को मारने के लिए भगवान पद्मसंभव एक टाइगर पर बैठकर तिब्बत से यहाँ तक उड़कर आए थे। इसी कारण इस मठ को टाइगर नेस्ट या टाइगर मोनेस्ट्री भी कहा जाता है। भगवान पद्मसंभव को स्थानीय भाषा में गुरु रिम्पोचे भी कहा जाता है। सबसे पहले 1692 ईस्वी में यहाँ पर मठ का परिसर बनाया गया और उसके बाद समय समय पर यहाँ पर निर्माण कार्य होता रहा। 19 अप्रैल 1998 को इस मठ में भयंकर आग लग गई, जिससे मठ का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया और बाद में इसे फिर से बनाया गया है। आज यह टाइगर मोनेस्ट्री पूरी दुनिया के पर्यटकों व बौद्ध मतावलंबियों के लिए श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र है। आप जब भी भूटान जाएं तो पारो के इस खूबसूरत, अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय टाइगर मोनेस्ट्री के दर्शन अवश्य करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तथागत आपका कल्याण करेंगे।